कभी मेरा मन करा, कभी मेरा मन उदास है, कभी मेरे को कुछ राह नहीं मिल रही जिंदगी में, या मैं स्टक हो चुका हूँ, ब्लॉक हो चुका हूँ, तो सडनली जाता हूँ, भगवत गीता उठाता हूँ, जय श्री कृष्णा, और रैंडम पेज खोल खोल लेता हूँ। ऐसा भी नहीं कि कहीं से कुछ देखा, रैंडम पेज खोला, कई सारे श्लोक, कई सारे अध्याय पढ़ लिए, कुछ अलग ही पावर, कुछ अलग ही एनर्जी आ जाती है, और लाइफ में वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉर्ट हो जाती है। चलिए बता दे, मोटा मोटा हमें तो पता है, अरेंज मैरिज करेगा, लव मैरिज करेगा? जहाँ जहाँ से दहेज ज़्यादा मिल जाए। मजाक की बात है। तो मैरिज करके कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, एक नंबर, कर लो जल्दी। मैं यही बता सकता हूँ। हे राम, कुछ बढ़िया लग गया तब भी राम का आशीर्वाद मिल गया, चोट लग गई, हे राम पड़ गया, गिर गया, किसी को गुस्सा दिखाना, राम तेरा नाश करेगा। तो जय श्री राम सभी को, शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज जो हमारे साथ में गेस्ट है, थंबनेल देख लिया ना, तो मैं आप सबको मिलवाता हूँ रचित रहुजा से। तो कैसा है भाई? बहुत बढ़िया हूँ भाई, तुम सुनाओ। भाई जो अपनी नई जनता है, नई ऑडियंस है, उसको एक बार अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दे, क्या करता है क्या नहीं। भाई मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, वैसे तो मजाक कर रहा हूँ यार, यूट्यूबर हूँ हाँ सेम तुम्हारी तरह। हाँ, अब तुमने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिए, मैंने अभी तक किए नहीं है। मत मैं करना। अभी भी वीडियोस ही बनाता हूँ। यूट्यूब पे आप देखते होगे भाई, वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो मेन इंट्रोडक्शन तो अपना एज अ यूट्यूबर ही है। भाई क्या चल रहा है लाइफ में, ये बताओ पहले, स्टार्ट यहाँ से करते यार हैं। लाइफ में सब कुछ डामाडोल सा हो रखा है। क्यों? क्यों का पता होता तो डामाडोल होने ही ना देता ना फिर। मतलब कुछ लाइफ से यार रिलेटेड? ऐसे ही है भाई, मतलब तुम खुद भी फील करते होगे, जब स्टार्टिंग में काम स्टार्ट किया था यूट्यूब का, उस टाइम एक अलग ही मजा आता था काम करने में, अब इतना नहीं आता। पता नहीं वो वाला डामाडोल, बस इस टाइप से चल रही है जिंदगी। भाई तुमने नया नया सलून खोला है, क्या सोच के खोला? सैलून सैलून इसलिए खोला, मगर भाई यूट्यूब कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ होना चाहिए, तो इसलिए सैलून स्टार्ट किया, और आगे और भी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो बताओ यहाँ पे, अब थोड़ा खुल के बताओ यार, चिल हो जाओ आराम से। चिल है भाई, चिल है, कोई दिक्कत नहीं है चिल में तो। मतलब कुछ प्लान्स है भाई, सैलून भी मतलब ऐसे बता के तो एकदम से नहीं हुआ ना, वो तो सडनली ही रैंडम प्लान बनाया और कर दिया। तो इन फ्यूचर भी कुछ प्लान्स हैं जिन पे पहले खुद वर्क करना है, फिर बताऊंगा, फिर करूंगा, फिर भाई स्टार्ट करूंगा। सैलून खोलने में क्या क्या डिफिकल्टीज आई, क्या क्या चीज़ सोची, क्या और क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस था भाई सैलून खोलने के पीछे? एक्चुअली ना भाई, मतलब मेरी मम्मी मुझे बहुत टाइम से बोल रही थी कि यार मैं मतलब एक सैलून खोलना चाहती हूँ, अब तो तू कमा भी अच्छा रहा है, तो एक सैलून मेरा खुलवा दे। अच्छा। तो वो मम्मी का एक थॉट था मेरे माइंड में, तो वो ही मेरे को फॉलो करना था, तो मगर खुलवाते हैं अब सैलून। जितना मैंने रिसर्च किया है, तुमने इंजीनियरिंग ड्रॉप की है, हाँ जी। क्यों कंटिन्यू नहीं की? भाई उस टाइम यूट्यूब में मज़े आ गए थे, और फिर कॉलेज वालों से ना कुछ ऐसा खास वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था कि वो मेरे इस एक्स्ट्रा चीज़ को सपोर्ट करे, जो कि उनके लिए एक्स्ट्रा थी, मेरे लिए ये एक्स्ट्रा नहीं थी। मैंने कॉलेज में डिस्कस भी किया इस बारे में कि सर ऐसे ऐसे है, मैडम ऐसे ऐसे है, एचओडी से भी बात करी, कुछ लोग मतलब बोलते थे ठीक है सपोर्ट कर देंगे वो, पर अल्टीमेटली रिजल्ट्स के टाइम पे क्या हुआ, मतलब मज़ा नहीं आया मुझे, मतलब हर चीज़ में बोले कि आप आए नहीं थे, ये नहीं था, मगर सर बताया तो था मैं ये काम करता हूँ यूट्यूब का। उस टाइम पे मतलब मेरे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे। अच्छा। तो फिर मैंने कॉलेज में खड़े हो गए, अपने घर पे फ़ोन किया मम्मी को, मगर मम्मी अब नहीं करूँगा, कॉलेज छोड़ रहा हूँ। मम्मी बोली सोच ले एक बार, और साथ साथ ये भी अपनी डिग्री तो पूरी कर ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है, मगर नहीं करनी, क्यों मत्था मारूँ और 2 साल। क्योंकि फर्स्ट ईयर मेरा कॉलेज का बहुत अच्छा गया था, मतलब 79% आई थी मेरी फर्स्ट में, अच्छा। और सेकंड में भाई यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस कर दिया था, और मुझे लगा था कॉलेज वाले संभालेंगे, बट पता लगा तो भाई 12 बैक आ रखी थी। फिर उस टाइम मेरा दिमाग घूम गया था, फिर कॉलेज से ही फ़ोन करके मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ। पापा का क्या रिएक्शन था उसमें? पापा को मम्मी ने समझाया था कि कोई नहीं कर रहा, उस टाइम में एक्चुअली क्या है, फिर कमाना भी स्टार्ट कर दिया था, तो एक रीज़न था घर पे भी बोलने का कि मैं अभी जो कमा रहा हूँ इसको और मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो बेसिकली फिर मैंने वो वाली चीज़ें बताई कि अगर मैं इंजीनियर बन जाऊंगा क्या होगा, 8 लाख रुपए पर एनम, 10 लाख रुपए पर एनम, और कोई ज़्यादा बड़ा होगा 16 लाख 18 लाख रुपए पर एनम, उसी में मेरे बोर्ड लग जाएंगे। हाँ मगर बोर्ड वैसे भी लग जाएंगे हाँ जो कि आज लग ही जाते हैं, और कमाई
एनम की जगह आप इसको मंथली कर दो तो भी कम पड़ जाएगी। तो ये वाला सीन थोड़ा समझाया घर पे तो समझे घर वाले भी। बट ऐसा ऐसा ही मिथ बना रखा है कि जो इंजीनियरिंग करते हैं वो कुछ ना कुछ और फील्ड में ही जाते हैं, इंजीनियरिंग नहीं करते वो, ऐसा क्यों? भाई चले जाते हैं। एक्चुअली एक इंजीनियर के अंदर भी तो 100 चीज़ें होती है करने के लिए, अब वो स्टक हो जाता है। अब मेरी थी कंप्यूटर साइंस थी मेरी स्ट्रीम। अच्छा। अब इंटरेस्ट मेरे को मैकेनिकल में भी आता था कि मैं मशीनरी वगैरह का काम भी सीखूं, है ना, चीज़ें जोड़ूं, ये बनाऊं वो बनाऊं फलाना ढिमकाना। पर मैं स्टक था कोडिंग में। तो अब मान लो कोडिंग वाले को बाहर निकलना है, मैकेनिकल में जाना है, तो ऐसा कोई करिकुलम तो है ही नहीं किसी भी कॉलेज के अंदर। नहीं, हमारे आसपास में सारे ही जितने मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं। इंजीनियरिंग कर रखी है नहीं भाई, मैं लॉ कर रहा था। मतलब मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे मतलब हैं। बहुत हैं यूट्यूबर्स की इंजीनियर वाली फील्ड से इधर आए हैं, या तो पूरा करके या आधा करके या छोड़ के, मतलब कैसे भी। व्लॉग में शादी का बहुत जिक्र किया हुआ है तुमने, तो शादी के बारे में बताओ जरा थोड़ा, कब हो रही भाई है? बहुत लोगों की कमेंट्स आती है, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि भैया शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो। तो आज इसका खुलासा कर दे यहाँ पे। इसका खुलासा भाई, शादी जब सही टाइम होगा, मैं वही बोलूंगा कि सही टाइम होगा तो शादी हो जाएगी। वो सही टाइम ही तो जानना है मेरे को आज यहाँ। यार एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता ना, ये ऐसा होता कि भाई मैंने फिक्स कर रखी है कि अगले घर 2 वाले नहीं महीने में। बोलते कि यार अब वेल सेटल हो गया, एक तूने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, एक काम करना अब शादी ब्याह कर ले, मेरे साथ में भी एक आ जाएगी, ऐसा बोलती होंगी मेरे ख्याल से माएँ तो, जो गाँव की होती है भाई वो तो बोलती हैं ऐसे। तो मतलब मेरे घर पे एक बार बोला था कि शादी वादी का कुछ सोचा है, मैंने बोला था मैं कहा अभी मेरा कोई मूड नहीं है, जब मुझे लगेगा कि ना मुझे कर लेनी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, फिर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि बिल्कुल सडन मुझे कुछ करना चाहिए, पर हाँ ये है कि कुछ टाइम के अंदर मैं कर लूंगा प्लान कि शादी भी अब कर लेनी चाहिए, क्योंकि आसपास के यार दोस्तों की भी हो गई, क्रिएटर्स की भी हो गई, बालक हो गए मेरे से छोटे वालों के बालक हो गए। हाँ, तो उस चीज से अब थोड़ी वाइब आने लगी कि क्या अब मुझे भी कर लेनी चाहिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ अपना अपना माइंड वो कर रहा हूँ मैं प्लान। तो ढूंढ रखी है? देखो इस चीज का जवाब चाहिए इस पॉडकास्ट में। मिल जाएगा, देखो कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा एक्सट्रीम सरप्राइज मिल जाए। ऐसा क्या सरप्राइज है मतलब? भाई सरप्राइज अच्छे होते हैं ना। अब तुमने बोला कि क्या बिजनेस है वो बता दो, अब हर चीज बता दूंगा तो फिर सरप्राइज क्या रहेंगे जनता के लिए। नहीं यार, कुछ कुछ चीजें बताओ ना, कुछ एक्सक्लूसिव चीजें तो मजा आएगा। एक्सक्लूसिव बताया तो कि शादी का मैं अपने गर्लफ्रेंड मन में है? भी सोच रहा हूँ। नहीं, चलिए बता दे, मोटा मोटा हमें तो पता है। अरेंज मैरिज करेगा या लव मैरिज करेगा? जहाँ जहाँ से दहेज ज्यादा मिल जाए। मजाक की बात है भाई, डिपेंड करता है, देखो वही वाली बात है, पर कोशिश रहेगी कि ऐसी करूंगा कि घर वालों को भी बुरा ना लगे, मेरी भी तसल्ली हो जाए। लव मैरिज मतलब? लव मैरिज, बट ऐसी कि अरेंज हो जाओ। अच्छा, कैसी होती है? ये ऐसी होती है कि घर वाले भी सेटल, पार्टनर भी सेटल, सब सेटल। थोड़ा मुश्किल होता है टास्क। ये तो भाई तुमने शादी करी ली और तुमने अरेंज अरेंज करी, लव लव है ना तुम्हारी, तो तुम गाइड करो ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पॉडकास्ट तो मैं ले रहा हूँ ना। कोई नहीं, पूछ लेते हैं ना एक सवाल क्या सवाल? शादी से रिलेटेड। बताओ। क्या एक्सपीरियंस है शादी करके? लव मैरिज है ना? हाँ। लव मैरिज करके कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, एक नंबर, कर लो जल्दी। मैं यही बता सकता हूँ बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा चलो, पॉडकास्ट के बाद बता देना। नहीं यार, एक्चुअली में शादी देख, एक सही टाइम आता है, और एक्चुअली बताऊँ ना, वो सही टाइम तुम्हें ही नहीं पता चलेगा कब आएगा। जो तुमने बोला ना मेरे को कि एक सही टाइम का वेट कर रहा हूँ, वो सही टाइम कभी भी आ जाएगा, और इतनी जल्दी आएगा कि तेरे को खुद नहीं पता चलेगा, टाइम नहीं मिलेगा तेरे को प्लानिंग करने का, सारी चीज़ करने का। जो हम अभी सोच रहे हैं ना कि ऐसी शादी करेंगे, इसको बुलाएंगे, तेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा किसी चीज़ का, इतनी जल्दी होगी। मेरी यार 3 महीने में बात करने के 3 महीने में मैंने शादी कर ली, तो पता ही नहीं चला। और वो 3 महीने पता ही नहीं चलेंगे लाइफ में कब चलेंगे, पता ही नहीं चला। 1 साल हो गया भाई शादी करें, पता ही नहीं चला। तो वो है हाँ बेसिकली। तो ठीक है ना, फिर समय पे छोड़ दो। हाँ छोड़ दो भाई, हम तो पूछ सकते थे। भाई अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी हो गया हो? हाँ तो भाई मतलब स्पिरिचुअलिटी में तो बिलीव करते हो? भाई बहुत ज़्यादा। भाई उसके बारे में बताओ कुछ। भाई 8th क्लास तक मैं ऐसे था नॉर्मल,
भगवान वगैरह ठीक है नहीं है, अपने को क्या लेना देना। बट फिर 8th क्लास के बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए लाइफ में जिन पे भगवान की तरफ बिलीव चला जाना स्टार्ट हो गया। अच्छा। रैंडम जैसे कुछ हो गया, फिर चीज़ें पढ़ने लगा मैं। इंटरनेट तो आ ही गया था उस टाइम हाथ पे, तो पढ़ने लगा चीज़ें कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों है, या इस चीज़ की क्या अहमियत है। तो थोड़ा सा झुकाव हुआ स्पिरिचुअलिटी की तरफ। फिर मैं इसको बहुत एक्सप्लोर करने लग गया। तो एक्सप्लोर करने के बाद अकल आई, समझ आया कि भाई है, सुप्रीम पावर है। तो तब से स्पिरिचुअलिटी में मैं बहुत बिलीव करने लग गया, और आज भी मैं मतलब भगवान के लिए ही समर्पित हूँ हर चीज़ को लेके। और अभी भी एक्सप्लोर करता रहता हूँ मैं, कभी उज्जैन, कभी वाराणसी, अभी मेहंदीपुर होके आया था। मेहंदीपुर का कोई एक एक्सपीरियंस बता कि वहाँ जाके फील कैसा हुआ। मतलब मेहंदीपुर में गया नहीं था, मेरा फर्स्ट टाइम था। लेकिन वहाँ जाने से पहले सबके जो एक मिथ होते हैं, या सब जो अपने दिमाग में बातें बोलते हैं, मतलब तो यही होता है कि क्या वहाँ पे सिर्फ वो जाते हैं जिन पे किसी का साया हो, या जिस पे कोई प्रेत आत्मा आ गई हो, या जिस पे किसी ने कुछ करवा रखा हो। ऐसे टाइप के पेशेंट्स वहाँ जाते हैं भगवान के पास ठीक होने के लिए। मेरे दिमाग में एक बात आई, मगर यार मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का धाम है, तो धाम में तो आरती भी होती है, जोत भी लगती है, सब जा सकते होंगे यार। ऐसा थोड़ी है कि वही लोग जाएंगे जिन पे कुछ दिक्कत हो। फिर कि वहाँ पे ये चीज़ का आपको फॉलो करना है, ये चीज़ फॉलो करनी है, वहाँ से आप प्रसाद नहीं लेके आ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपके साथ कोई साया आ जाएगा। फिर मैं गया भाई, मेरे को बड़ा नॉर्मल लगा। मेरे को तो ऐसा 1% भी कुछ फील नहीं हुआ कि वहाँ पे ये होता है, ऐसे होता है, सिर्फ प्रेत वाले आते। मैं कह रहा हूँ इतनी पब्लिक, और मैं कह रहा हूँ मैं इतने मंदिर जा चुका, मतलब भगवान की कसम ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मुझे कहीं फील नहीं हुई अभी तक किसी मंदिर के अंदर जो मेरे को मेहंदीपुर बालाजी में फील हुई। ओके। हाँ, मतलब मैं जितने टाइम मंदिर में था उतने टाइम मेरे गूज बम्प्स उतनी है, मेरे को लग रहा कि हाँ भाई एक है एनर्जी। आँख बंद करके अपना फुल ऐसा लगता था डिटॉक्स हो गया मैं। ओके। तो मेरे को लगता है कि ये मिथ्स फैलाए जाते हैं हमारे जैसे लोगों को बैक आने के लिए, या अपने कल्चर से दूर ले जाने के लिए। अब एक सुना होगा बहुत नॉर्मल कि अपने घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, सुनिए? महाभारत नहीं रखनी ना, चाहिए? महाभारत की किताब घर में नहीं रखनी चाहिए, वरना घर में महाभारत हो जाती है। अच्छा। हाँ। ऐसा बोलते हैं ना। हाँ। भाई उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे ये लॉजिक है कि आप अपने घर से महाभारत को निकालो ताकि आप अपने ग्रंथ ही ना पढ़ सको। वरना अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें तो अच्छा ही है, उसमें क्या दिक्कत है? बस ऐसे तरीके से अपने लोगों को कल्चर से दूर कर दिया। तो देखो, जब तक मेरे मन में डाउट रहते हैं। अब किसी ने बोला कि मेहंदीपुर मत जाओ, ठीक है भाई, सब सुन ली, 4 लोगों की बात सुन ली, बट मेरे मन में तो डाउट है ना कि क्यों ना जाऊं, क्या है ऐसा वहाँ? तो मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ जाना है। मैं गया, बढ़िया दर्शन हुए, बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी मिली, वापिस आया, मज़े आ रहे ज़िंदगी में। वहाँ पे वो जो बताते हैं वहाँ पे भूत निकलते हैं एक तरह से, उसका कुछ एक्सपीरियंस हुआ, देखा कुछ ऐसा? हाँ, कुछ देखे थे, लेडीज़ भी थी और जेंट्स भी थे, मतलब जिन पे कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, मतलब एनर्जी होती हैं बेसिकली, नेगेटिव पॉजिटिव। तो कि कोई नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित है, तो वहाँ जाके उसकी ऑटोमेटिकली क्या है, एनर्जी वो अपने उजागर हो जाती है। ओके। और भगवान जी के धाम में जाके वो भगवान ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देता है उसको। वहाँ पे आपको किसी बाबा को नहीं पकड़ना, किसी तांत्रिक को नहीं पकड़ना कि हमारे पे ये चीज़ है, लाओ हमें झाड़ फूक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। मैं इसी पे ही आ रहा था कि एक बार आप बालाजी के दर्शन कर लो, दैट्स इट, ख़त्म, मामला ख़त्म। ओके। और वो जो वीडियोस या क्लिप्स में आपने देखा होगा कि लोग फर्श पे तड़प रहे हैं, हिल रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसका फिर मैंने पूछा उधर ही बालाजी महाराज के वहाँ जो पंडित जी बैठते हैं, मगर इसका ये क्या होता है? तो वो कहते हैं कि इनको बालाजी सजा दे रहे हैं। ओके। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसा लगेगा कि इंसान बहुत दर्द में है, तड़प रहा है, हो सकता है अपना माथा जाके सर उसमें दीवार में भी मार ले अपना सर जाके,
बट वो कुछ जितने भी टाइम तक वो चीज़ चलती है, भगवान उन्हें दंड दे रहे होते हैं, वो जो भी नेगेटिविटी होती है उसको बाहर निकालने के लिए शरीर से। अगर उस केस में आप 4 बार दीवार में सर भी मार लोगे ना, और फिर जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी, आप नॉर्मल हो जाओगे, तो आपको दर्द भी नहीं होगा सर में। ये मैंने देखा है अच्छा। कि इंसान ने जाके खुद को दीवार में दे के मारा, सर दे के मारा, पटक गया, घुटने लग रहे हैं, कोहनी लग रही है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हुआ, वो नेगेटिव साया उतरा उससे, उसके बाद वो नॉर्मल खड़ा हो गया। बस कि थोड़ी अकड़न सी है शरीर में। मैं कहा यार इतनी बुरी तरीके से अभी जाके दीवार में लग रहा था कि खून निकल जाए, ना एक धब्बा, ना एक नील, ना कोई निशान, ना कोई चोट, ना खून, नॉर्मल इंसान। अच्छा। तो ये चमत्कार बोल लो, भगवान का आशीर्वाद बोल लो, कुछ बोल लो, पर जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तो सब सुनी सुनाई बातें ही होती हैं। इसलिए मेरा दिमाग इन चीज़ों में बड़ा क्यूरियस रहता है कि मैं हर चीज़ को ऐसे एक्सप्लोर करूँ। मैं भी आज तक नहीं गया। तो मैंने भी वैसे ही पूछा था मैंने हाँ, कि हमारी बात हुई थी फोन कितना पे। टाइम लगा वहाँ पे यहाँ जाने से में। तो वो मतलब गुड़गांव से तो 2.5 घंटे, और रोड इतने प्यारे बन गए अब तो, मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ना है सीधा बालाजी। ये सुपर कार का क्या सीन है भाई, ये बता एक बार कि भाई क्या ऐसा दिमाग में फितूर आया देखो कि एक सुपर कार ले लेते हैं। भाई ऐसा एक्चुअली ये गाड़ी लेने का मैंने ना आज से सोचा था 4 साल पहले, ओके। पर उस टाइम इतनी इनकम नहीं थी कि मैं करोड़ों की गाड़ी उठा लूँ। हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद मन करा कि चल अब लाता हूँ, अब लाता हूँ। फिर मार्केट में लोग लेने ही लगे, सब नहीं ले ली। फिर मैंने भी सोचा कि चल अब तो ले ही लेता हूँ, वरना अगर मैं और डिले करके लूँगा ना तो फिर लोग सोचेंगे कि देखा देखी में लेके आया है, काइंड ऑफ। हम्म। वरना मन तो मेरा 4 साल पहले से ही था, ये Z4 ही लेनी थी मेरे को। ओके। जब मतलब मेरे पास थोड़े सेविंग्स होनी स्टार्ट हुई, जब मैंने 2019 में क्रेटा ली थी ना, तब क्रेटा के टाइम पे सोची थी कि अगली गाड़ी Z4 लूँगा। ओके। कितने की पड़ती है भाई ये? ये भाई 1 की पड़ेगी। इस पे भी तूने जय श्री राम लिखवा रखा है। हम्म। इसके पीछे का क्या सोचा था तूने? भाई इसके पीछे सोचा था कि इतनी महंगी गाड़ी ले रहा हूँ, तो राम जी के नाम से बड़ा तो कोई नाम नहीं, तो वो वहाँ पे समर्पित है। और लोग बाग जब देखते हैं, कोई एज अ यूट्यूबर पहचाने या ना पहचाने, वैसे तो मोस्टली पहचान जाते हैं, पर जो आगे राम राम लिखा होता है ना, उसको देख के ऐसे ज़रूर करते हैं कि वाह भाई क्या बात है। क्योंकि अपने मतलब क्या होता है मोस्टली, कोई 1 करोड़ की 2 सीटर लग्जरी गाड़ी लेके चले, स्पोर्ट्स कार लेके चले, तो एक छवि क्या जाती है इंसान के मन में कि भाई पैसे वाला होगा, क्लासी सा, वैसा सा होगा, पपलू टाइप होगा, वैसे कपड़े वपड़े डालता होगा, शहरी टाइप, और इंग्लिश में बात करता होगा। लेकिन हमने वो छवि चेंज कर दी लोगों की कि नहीं, हम ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, और हम हमारे पास भी 2 सीटर है, और हम अपने भगवान जी का नाम चौखट पे भी लिखते हैं, स्कूटी पे भी लिखते हैं, साइकिल पे भी लिखते हैं, और आज 2 सीटर लिया तो 2 सीटर पे भी राम जी का नाम है। भाई लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं कि लोग आजकल ये कंटेंट की वजह से, कंटेंट के लिए गाड़ियाँ ले रहे हैं, तो तेरा इस पे क्या ओपिनियन है? भाई लोग लेते हैं, बट मैंने तो उस पर्पस से नहीं ली, क्योंकि अगर मैं व्लॉग्स भी मेरे अगर देखोगे तो मैं तो बनाता ही नहीं गाड़ी से रिलेटेड व्लॉग। मेरी खड़ी ही रहती है मोस्टली, क्या मुझे कहीं जाना होता है तो मैं लेके चले जाता हूँ, आ जाता हूँ। वो वाली चीज़ नहीं करता मैं कि इसका टायर फट गया, ये हो गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नहीं। हाँ मेरे प्लान्स है कि मैं इससे ट्रिप्स करूँगा, ओके। वो भी एक सुपर कार में एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ों को। तो वो जब करूँगा तब करूँगा, अभी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने गाड़ी कंटेंट के लिए ही ली है। देखो राम जी का तो अपना ऐसा सीन है, अपने हरियाणा में क्या होता है, कुछ बुरा लग गया, हे राम, कुछ बढ़िया लग गया तब भी राम, राम का भला हो, मतलब राम का आशीर्वाद मिल गया, और चोट लग गई, ए राम, पड़ गया, गिर गया, किसी को गुस्सा दिखाना, राम तेरा नाश करेगा, राम ते तो डर ले। तो राम जी तो कॉमन हो गए बहुत अपने हरियाणा में, मतलब हर एक्सप्रेशन में आपको राम जी का शब्द सुनने को मिलेगा। तो राम जी से तो एक अलग ही जुड़ाव, एक अलग ही लगाव है। किसी को ग्रीटिंग्स देते हैं हम, दादी राम राम, ताई राम राम, चाचा राम राम, ऐसे बोलते हैं। तो वो तो एक फैमिली पार्टी हो गए राम जी तो। फिर उसके बाद मतलब ज़्यादा मेरा झुकाव है शिव जी की तरफ। ओके। और अभी मेहंदीपुर बालाजी गया
तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हनुमान जी भी शिव जी के ही अंश है हम्म और राम जी के चहीते हैं, हम्म तो सब इंटरकनेक्टेड ही है, सब एक ही हैं। शिव जी से रिलेटेड कोई कि कैसे उनकी तरफ इंक्लाइन हुआ तू कि मैं मतलब सही है, सही बात है, और भी बहुत सारे भगवान हैं अपने में, मेन मेन तो हैं ही कई, बट शिव जी को मैं ऐसे फॉलो करना स्टार्ट करा कि सबसे ज़्यादा मजाक बनता था शिव जी का। मूवीज़ ले लो या इंटरनेट पे ले लो या कैसे भी ले लो कि शिवलिंग पे दूध मत चढ़ाओ। कभी राम जी के बारे में इतना नहीं सुना होगा या हनुमान जी के बारे में। सबसे ज़्यादा मजाक इस पे फूल मत चढ़ाओ शिवलिंग पे, ये तो लिंग की पूजा करते हैं, ये तो इस पे दूध चढ़ाते हैं, तो गरीबों में दे दो। तो फिर वही कि क्या है, क्यों करते हैं लोग, तो फिर जाना समझा, तब शिव जी से जुड़ा हुआ। और भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि एक बार मतलब बहुत बोले हैं भाई, भगवान शिव ना बहुत बोले हैं, क्या इसलिए ऐसा करना भोलेनाथ है। चाहिए? इसमें क्या तेरा थॉट प्रोसेस है कि जो शिवलिंग पे जो हम दूध चढ़ाते हैं ऐसा करना चाहिए? भाई देखो, मैं अगर 100 गरीबों को दूध पिला रहा हूँ, पिला दिया, ठीक है। और मैंने आधा किलो दूध शिवलिंग पे चढ़ा दिया, तो मैं उसमें कैसे फूड वेस्ट कर रहा हूँ? मैंने 100 लोगों को खिलाया पिलाया ना, दान धर्म किया ना। अगर मैं किसी को मान रहा हूँ तो मैं उसके लिए क्यों ना करूँ? अगर मेरी मन की संतुष्टि हो रही है उस चीज़ को करने से, तो मैं क्यों ना करूँ? मैं क्यों ना फूल चढ़ाऊँ, मैं क्यों ना जल चढ़ाऊँ? ऐसे तो फिर आपको और भी बोलना चाहिए कि भाई और भी तो रिलीजन्स, धर्म है, कोई चद्दर चढ़ाता है, कोई मोमबत्ती चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। वेस्टेज तो वहाँ भी हो रही है, लेकिन ट्रिगर हमें क्यों किया जाता है हर बार? भाई तेरा सनातन धर्म को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? भाई उससे बेस्ट चीज़ तो कोई है ही नहीं, उसके बारे में तो जितना बोलो उतना कम। हाँ। वो बेस्ट चीज़ है, मतलब अपने को वो फॉलो करना चाहिए हर इंसान को। क्योंकि धर्म मत देखो फिर कि मैं इस धर्म से हूँ उस धर्म से हूँ। आप अगर सनातन को फॉलो करोगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बेहतरीन इंसान उभर के आओगे। क्योंकि वो हमें ये नहीं सिखाता कि आप इस चीज़ को लेके इतने कट्टर हो जाओ, उस चीज़ को लेके उतने कट्टर हो जाओ। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। सनातन एक ऐसी चीज़ है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। आप फॉलो करो और आपको बड़ा मतलब जीवन जीने का आनंद आएगा। सनातन धर्म में शिक्षाएं दी जाती है, वो मैं फॉलो करता हूँ। ओके। किस तरीके से चाल चलन, उठ बैठ, बोल चाल, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें भी सारी मैं फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हुए भी, यूट्यूब की इंडस्ट्री एक आर्टिस्टिक मीडिया वाली, स्टिल मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ इन चीज़ों को। वरना लोगों के लिए तो ऐसा हो जाता है कि भाई ये तो एक अलग ही दुनिया है, इसमें तो क्या ही लोग मानते होंगे ये सब। पर ऐसा नहीं है, और मोस्टली यूट्यूबर्स फॉलो करते हैं। ग्रेजुअली करने स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, कुछ ग्रेजुअली हो गए, पर ठीक है ना यार, कि अगर ग्रेजुअली भी लोग करने लगे तो उसमें बुराई नहीं है। अब मैंने भी तो कहीं 8th क्लास में जाके इस तरफ मैं झुका ना, ओके। उससे पहले तो मैं भी ऐसे ही था। तो वो ग्रेजुअली मेरे साथ 8th में हुआ, किसी के साथ अभी हो रहा है। तो बस सही टाइम पे अगर आप राइट ट्रैक राइट पाथ पे आ जाओ तो बेस्ट है। बेस्ट है। भाई कई मुस्लिम इसको गलत बोलते हैं, तो उसके ऊपर क्या कहना है तुम्हारा? भाई देखो, अब उन्हें सिखाया इस तरीके से जाता है ना, मैं कह रहा हूँ कि वो गलत नहीं है अपनी जगह, लेकिन उनको बचपन से सिखाई वो चीज़ जा रही है। अपब्रिंगिंग ऐसी है उनकी कि आपको उसके बारे में गलत बोलना ही है, आपको उसके बारे में गलत धारणा रखनी ही है, आपको उसके लिए नेगेटिव ही रहना है, अपने को छोड़ के कोई भी XYZ हो गया। लेकिन हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ पे सनातन धर्म का यही तो खूबसूरती है, यही तो बेस्ट पार्ट है। आप भगवान को मानो तो भी आप एक्सेप्टेड हो, आप भगवान को मत मानो तो भी आप एक्सेप्टेड हो, आप भगवान को थोड़ा मानो तो भी आप एक्सेप्टेड हो, भगवान को ज़्यादा मानो तो भी आप एक सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेड हो। बट बाकी रिलीजन्स या पंथ हो गए, इनमें आपको कट्टर ही रहना पड़ेगा। और आज के टाइम में वो बहुत ही गलत है।
वो फिर आपको नैरो माइंडेड बना देता है। हम्म अब इंसान इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी सारी मतलब खोजबीन कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अगर आपका नैरो माइंड है तो आप फिर क्या फ़ायदा उन चीज़ों का। अभी कुछ मंदिर तोड़ने की बात चल रही थी। हाँ, वो रील वील देखी थी। मैंने भी रील ही देखी। राम मंदिर के ऊपर लोग बोल रहे थे कि मंदिर तोड़ देंगे, कर देंगे। यार देखो, बोलने से तो कोई क्या ही कर पाता है। अब जो बल्कि वो चीज़ अच्छी लगती है, और एक दो लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी से ही बोला भी कि भाई कुछ एक दो लोगों ने ही बोला हालांकि, बट अच्छी लगी सुन के भी, एक दो के मुंह से भी, कि राम जी की जन्म स्थान है, उनको वो डिजर्विंग है उस चीज़ के लिए, और उनको वो अंततः मिल गई। तो अच्छा लगा सुन के। लेकिन फिर जो नेगेटिव में बोलते हैं, यार इतना तो सेंस बनता है ना यार, हम कहाँ रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अयोध्या में रह रहे हैं, और राम जी से उसके बिलोंगिंग्स नहीं होंगे तो किससे होंगे। चाहे हिंदू देख रहा हो मेरे को या कोई मुस्लिम देख रहा हो, मतलब अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। तो कोशिश करो कि अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग आप इस तरीके से करो कि वो एक बढ़िया इंसान बन सके। और सनातन धर्म इसलिए बेस्ट है क्योंकि भाई वहाँ पे अपब्रिंगिंग बहुत जेन्युइन तरीके से की जाती है। वहाँ पे नेगेटिव तो सिखाया ही नहीं जाता। वैसे मैंने एक रील देखी थी, बस उसी रील पे मेरा एक क्वेश्चन आया अचानक से कि उस पे तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, मैंने भी देखी थी वो। तो पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है भाई, बहुत गलत चीज़ है ये। फिर होता क्या है, उसके बाद रील के बाद एक अगली रील बनती है जिसमें वो माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो वो चीज़ क्यों करनी। फिर बोलते हैं कि अभी हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार आने दो तब हम बताएंगे। भाई कोई सरकार नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, जो भगवान ने लिख रखा है वही होना है। भाई तुमने भगवत गीता पढ़ी है? हाँ भाई, 2 बार पूरी? पूरी। ये मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी कॉलेज में, अच्छा। लाइब्रेरी से इशू कराता था मैं भगवत गीता, तो तब पढ़ता था। फिर कॉलेज में पढ़ ली थी 4-5 महीने में जैसे टाइम लगता था। फिर उसके बाद एक मैंने खुद के लिए परचेज कर ली थी, फिर वो अभी भी रखी हुई है। फिर वो दोबारा कंप्लीट पढ़ी। अभी मैं उसे ऐसे पढ़ता हूँ कि जब मन कर गया सडनली कहीं से भी उठा के कुछ पढ़ लिया, ओके। एक रैंडम। मैं कह रहा हूँ एक भगवत गीता में ही सब कुछ है, जो मेरे को पढ़ने के बाद लगा कि यार इसमें तो सब कुछ है। उसके अलावा हमारे इतनी ग्रंथ हैं, तो उनमें कितना कुछ होगा। मतलब ऐसा बोलते हैं जैसे कि आप किसी चीज़ पे स्टक हो गए हो तो आप भगवत गीता पढ़ लो, आप उस चीज़ से निकल जाओगे। ऐसा हुआ है तेरे साथ? हाँ हुआ है, मैं वही तो कह रहा हूँ। 2 बार तो मैंने पूरी पूरी पढ़ ली। उसके बाद जो अभी मैं ये रैंडमली पढ़ता हूँ, कभी मेरा मन करा, कभी मेरा मन उदास है, कभी मेरे को कुछ राह नहीं मिल रही जिंदगी में, या मैं स्टक हो चुका हूँ, ब्लॉक हो चुका हूँ, तो सडनली जाता हूँ भगवत गीता उठाता हूँ, जय श्री कृष्णा, और रैंडम पेज खोल लेता हूँ। ऐसा भी नहीं कि कहीं से कुछ देखा, रैंडम पेज खोला, कई सारे श्लोक, कई सारे अध्याय पढ़ लिए, कुछ अलग ही पावर, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, और लाइफ में वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉर्ट हो जाती है। भगवत गीता हमें बिल्कुल भी ये नहीं सिखाती कि आप सिर्फ उसमें एक बार भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस भगवान को मानो तभी आप हिंदू वर्ड का तो उसमें जिक्र ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। भगवत गीता में आपको कहीं हिंदुत्व, हिंदुइज्म ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। वो आपको बताएगी कि आप कैसे एक अच्छे मनुष्य बन सकते हो, आपको कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, आपको किस से क्या सीख लेनी चाहिए, या आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए, क्या नहीं करना तो क्यों नहीं करना, विद अ वैलिड रीज़न, वैलिड फैक्ट। ये आपको भगवत गीता से जानने को मिलेगा। और भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरे माइंड में अभी ये है कि मैं और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनको भी पढ़ना स्टार्ट करूं। हालांकि मैंने बहुत सारे खरीद रखे। शिव पुराण मैंने थोड़ी पढ़ रखी है, कंप्लीट नहीं पढ़ रखी। ओके। मैंने उसके अलावा जो अपने 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो मैंने खरीद रखे हैं। ओके। टोटल वो 16 किताबें हैं, मतलब एक वेद की 4। तो मैं उनको धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करना स्टार्ट करूंगा अभी। और डिपेंड करता है, पता है क्या, अपने ग्रंथों को भी इतना मिक्स कर दिया गया है, इतना उनमें झूठ डाल दिया गया है, तो आपको सही सेलेक्ट करना है। ओके। इसलिए मैं जो ये 4 वेद थे वो मैं स्पेशल लेने गया था वाराणसी। अच्छा। जो बिल्कुल गीता प्रेस ऑथेंटिकेटेड आपको मिले, वरना गलत पढ़ोगे तो फिर आप अपने आप को ही गलत बोलोगे।
मिलावट नहीं पड़नी। आधा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। ज्ञान ना हो चलेगा, आधा ज्ञान हो तो खतरनाक है। वरना अगर आप नॉर्मल बुक स्टोर पे जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी गीता इस कंपनी की, उस कंपनी की, इस कंपनी की मिल जाएंगी। बट वो आपको चूज करना है कि इनमें से ऑथेंटिकेटेड कौन सी है। मतलब हर एक में अलग प्रिंट भी हो सकता है थोड़ा। हाँ भाई, अलग प्रिंट हो सकती है। अब यार यूट्यूब के ऊपर ही मान लो मैंने वीडियो बनाई, जैसे कुछ भी एक टाइटल बना दिया, मान लो मैंने बना दिया मिडिल क्लास बॉय की लव स्टोरी, आपने भी बना दी और ऐसी 10 क्रिएटर्स ने बना दी। टाइटल सेम है लेकिन हर एक का अंदर कुछ अलग मिलेगा। कोई उसमें खुद को नेगेटिव दिखाएगा, कोई उसमें खुद को पॉजिटिव दिखाएगा, कोई उसमें खुद को किसी और तरीके से दिखाएगा। बट सही क्या है हमें क्या पता, क्योंकि हमें ऑथेंटिकेट करने वाला कौन है, कोई नहीं। तो भाई चलो अब रैपिड फायर करते हैं अपना फटाफट चिट चैट चैलेंज। भाई इसमें तेरे को 3-4 सेकंड ही मिलेंगे, 3-4 सेकंड में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जवाब देने हैं, क्योंकि अच्छा, रैपिड मतलब फायर का मतलब वही है यार। मुंह से हाँ, सवाल होना कि चाहिए, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ तेरे को जवाब देना है कि अच्छा तेरे दिमाग में होंगे ना यार, मजा एकदम तभी से। आएगा कि हाँ इन बंदों को ट्राई करता हूँ। हाँ तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। भाई टॉप 3 क्रिएटर। टॉप 3 क्रिएटर्स, आशीष चंचलानी, आशीष चंचलानी। टॉप 3 क्रिएटर यार, 3 अलग अलग बताने हैं। भाई सच बताऊं तो आशीष चंचलानी को ही बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। ओके, और 2 कोई तो होंगे जो तेरी नज़र में कब कुछ किसी भी सेंस में हो। सोचना पड़ जाएगा, अब वो एकदम से नहीं आएगा। आशीष भिड़ते ही आशीष चंचलानी निकला ना मुंह से रैपिड फायर में। अच्छा तो वर्स्ट 3 क्रिएटर ऑन यूट्यूब। यार किसी को वर्ष नहीं बोलूंगा, ठीक है, सब ठीक है अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ड्रीम कोलैब। आशीष चंचलानी। अरे यार एक ही क्वेश्चन पे स्टक हो गया। ड्रीम कोलैब नोरा फतेही। देख रहे हो गाइस, कह रहा हूँ मैं आंटी शादी वादी करा दो, गलत सोच रहा है। गलत क्या सोचना भाई, आर्टिस्ट है वो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, इसमें गलत सोच क्या होगी। गलत तो फिर सोचने वाले वो हो गए ना जो गलत सोच रहे हैं। भाई सेलिब्रिटी जो फेम डिजर्व नहीं करता हो। यार वो ओरी, वो चल रहा है बॉलीवुड में। ओरी कौन है वो यार, वो पता ही नहीं कौन मुझे है भी वो नहीं बंदा, पता कहाँ से आ गया एकदम से। सब पूछते तो हैं ये क्या करता है और वो करता क्या है, कौन है वो ओरी। उसका एक जवाब आया था, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट हाँ बताया था किसी ने कि उसके साथ फोटो खिंचवाने के सेलिब्रिटीज 20-20-30-30 लाख रुपए देते, पर है क्या, है कौन है, सौदा क्या है वो, पता ना भाई। तो बस उसी को देख के लगता है कि नहीं ये तो डिजर्व नहीं करता। क्रिएटर जो फेम डिजर्व नहीं करता। क्रिएटर जो फेम डिजर्व नहीं करता, बता दे यार, अब ब्लंड होके बता दे अब जल्दी से। क्रिएटर बोला है मैंने, कोई भी हाँ, हो सकता है, वो इंस्टा पे भी हो सकता है, यूट्यूब पे भी हो इंस्टा सकता पे है, कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यार सब डिजर्व करते हैं। भाई बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेट हो रहा है ये लौंडा। यार सवाल ही ऐसे हैं, इसका नाम लूं मैं डायरेक्ट वैसे। तो यही तो फंसाने वाले क्वेश्चन है यार, इसमें तो मजे नहीं रहा यार। चल अब तुम्हें डिप्लोमेटिक तरीके से पूछना चाहिए था ना फिर। मैं डायरेक्ट तरीके से पूछ रहा हूँ, सामने वाले को डायरेक्ट तरीके से आंसर देना चाहिए ना यार। चलो छोड़ो यार, रचित को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर। सीधा सा साधारण सा घरेलू आदमी। आदमी, ब्याह करवा दो इसका। ब्याह करवा दो इसका, बोल रहा है साफ साफ कह रहा है आदमी हो गए। फेम या पैसा। फेम। ओके, मेल ऑडियंस या फीमेल ऑडियंस। मेल ऑडियंस। रियलिटी शो से ऑफर आया जिसपे तू जाना चाहता हो या नहीं। पहले आए थे जब मेरा इंटरेस्ट नहीं था जाने का, और अभी भी आते हैं ऐसे शोज के, पर अभी मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। ओके, रचित के बारे में ऐसी चीज जो सोशल मीडिया पे ना हो, कोई ऐसी चीज बता। वो तो ऑडियंस को पता होगी ना। वो तेरे को पता है ना कि सोशल मीडिया पे नहीं है वो, तो ये बता देता हूँ। यार कई बायोग्राफीज और वो इंटरव्यूज, वो आर्टिकल्स इंटरनेट पे जो मैंने देखे हैं ना, उन्हें मेरी हाइट गलत लिखी रहती है, 5 फुट 9 इंच, 5 फुट 8 इंच। तो भाई मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच, जो मैंने अभी ऑब्जर्व करके मेरे दिमाग में आई। अच्छा नाइस, ये भी अच्छा था। भाई अब जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना, उसको वो और खतरनाक है। उसके बस तेरे को झूठ में आंसर देने हैं, ठीक है, सिर्फ झूठ बोलना है। अच्छा सिर्फ झूठ बोलना सिर्फ है। झूठ बोलना है, अच्छा ठीक है।
सिब्बू की अच्छी बात। खाना बहुत गंदा बनाती है। एक इंसान जो तुझे बहुत पसंद है। ओरी ओरी। बहुत सोच विचार करना पड़ रहा है इसे। एक इंसान जिसे तू कभी भी कॉल कर सकता है। सलमान खान। फेवरेट बॉलीवुड मूवी। आदि पुरुष। उसे देख कैसा लगा, क्यों देखी? वो अपनी धजिया उड़ा दी यार रामायण की। ओवररेटेड क्रिएटर। हनी शर्मा। अच्छा, लव लाइफ है या नहीं? है। अच्छा, रचित की अच्छी बात। रचित बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी है। भाई अपना फ़ोन निकाल ले एक बार जरा। एक बार फ़ोन खोलो, इंस्टाग्राम खोलो और टॉप 5 रिक्वेस्ट के जो भी क्वेश्चन बोले हों उसको बताओ ये क्वेश्चन है और उसका रिप्लाई करो। क्या दे रहे हो? भाई एक ये मैसेज जो फर्स्ट मिला वो परीक्षित राज। इस बंदे ने पहले तो बहुत सारे लिंक भेज रखे अपने, ओके। फिर रिप्लाई कर रखा है त्योहार पे, जैसे हैप्पी रिपब्लिक डे रचित भैया, हैप्पी होली रचित भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू रचित भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू रचित भैया, भाई ये ट्रू फैन है इसको। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू रचित भैया, गाड़ी ली थी जब मैंने। ये तो ट्रू फॉलोअर है तुम्हारा। ये भाई मैसेज रिक्वेस्ट हाँ। एक्सेप्ट, और इसको लिख दिया भाई लॉट्स ऑफ लव। क्या नाम है इसका? परीक्षित राज। देखो परीक्षित, मैंने रिप्लाई करवाया तुम्हारा। इतने सालों से जो तुम मैसेज कर रहे थे उसका रिप्लाई मैंने करवाया, तो याद रखना मेरा नाम और मुझे फॉलो करना। थैंक यू, इतना प्यार करते हैं यार लोग, अच्छा लगता है। इस बंदे का नाम है विश्वप्रीत पराशर। इस बंदे ने भी हर फोटो पे पोस्ट पे नाइस भैया। नाम याद रखना जिसके करवा रहा हूँ मेरे। ये लो भाई, विश्वप्रीत पराशर को भी मैसेज डाल देता हूँ नाइस भैया पे, लॉट्स ऑफ लव। इसी बहाने मैसेज तो देखा। पारस तनेजा भाई, इसने कोई अकाउंट भेजा है और उस पर लिख रखा है प्लीज़ रिपोर्ट दिस फेक अकाउंट। तो तुम्हारा अकाउंट होगा बेसिकली। मनीषा रावत, इसने भेजा है, वो सैलून की स्टोरी डाली थी मैंने, इसने मतलब मैसेज भेजा है कि सर मुझे जॉब में लगवा दोगे यहाँ। कर लो भाई बात, देख लो बैठे बैठे एम्प्लॉय भी ढूंढवा रहा हूँ। भाई कैफ खान ने डीएम भेजा है सैलून की ओपनिंग पे, जो मैंने वो लगाया था इनविटेशन की, इनॉग्रेशन और मीटअप है, तो उस पे आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आप इंजॉय करो बट मैं नहीं आ पाऊँगा, बहुत दूर है मेरे यहाँ से, मन तो है पर घर वाले नहीं आने देंगे भाई, मैं नहीं आऊँगा। भाई तुम्हारे बारे में हमने यहाँ बात कर ली है। कैफ खान। कैफ खान, तो यहाँ देख के भी कोई नहीं भाई, लेकिन अच्छा लगा आपने मैसेज तो किया एटलीस्ट कि आपका बड़ा मन था आने का। कभी आपके आसपास हम आए या ऐसा कुछ मीटअप वगैरह हो तो वहाँ आप ज़रूर आना। तो भाई रचित, शर्मा जी की बैठक में बैठ के कैसा लगा इसके बारे में बता। मेरे साथ में बैठ के कैसा लगा, मेरे बारे में 2-4 बातें बोल दे, सब चीज़ मिक्स करके जल्दी से बता दे। भाई बढ़िया लगा, हम इतनी बार मिले हैं, इतनी बार साथ में घूमे फिरे हैं, गाड़ी वाड़ी थार वार कुदाने भी गए थे हम, बट ऐसे शांति से बैठ के फर्स्ट टाइम हमने इतनी देर बात करी है, तो अच्छा लगा एक दूसरे से इतनी बात करके, और कुछ हमारे कॉमन टॉपिक्स भी समझ आए कि तुम्हें क्या पसंद है, मैंने तुमसे सजेशंस लिए, तुमने मुझसे सजेशंस लिए, तो इसका मतलब हमें बैठते रहना चाहिए। हाँ नहीं काफ़ी बढ़िया लगा भाई, चाय बहुत बढ़िया थी, और ये कुर्सी जो लगवा रखी है ना, इसमें ऐसे करते रहो अपना, जब ऐसा लगे यार अपना ऐसे हो जाओ चिल। तो अभी तक बड़े इंटरव्यू और वो दिए हैं पॉडकास्ट वगैरह, बट ये कुछ नया है ना, नया एक सेटअप था, तो मजा आया इस कुर्सी पे बैठ के। इसी वजह से तो लगवाई है कि लोग झूलते रहे, झूलते 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 ये आंसर दे मेरे को। एक ऐसे फ्लो सा बना रहे और फ्लो में बढ़िया आंसर दे दे, बढ़िया बोलते रहे। तो भाई मजा आया मेरे को भी, बहुत सारी चीज, अभी बहुत सारी चीजें रह गई है बट हमारे पास, बताऊं तो हमने जितना सोचा था ना कि हम इतने टॉपिक्स कवर करेंगे, वो तो एक्चुअल में हम उसका 10% भी नहीं करते। हाँ, तो बहुत सारे टॉपिक रह गए, अभी बहुत सारी बातें रह गई है, बट मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा हो जाएगा इस पॉडकास्ट के लिए, ज्यादा लंबा ना करें, इसलिए मैंने बोला कि
मिलते रहना चाहिए, बैठ हाँ मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। इतनी देर बैठ के हमने इतनी तसल्ली से बात भी आज फर्स्ट टाइम ही की है, इतनी तसल्ली से बैठ के बातचीत, और बहुत बढ़िया लगा भाई यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। एंड आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। बिल्कुल भाई। बैठूंगा लगते तो आप भी देखते रहो ऐसे ही नए नए पॉडकास्ट, और कुछ सीखो इस पॉडकास्ट से तो प्लीज़ उस पर ना जाके अमल करना। कुछ भी, कोई एक बात भी अच्छी लगी हो और नीचे कमेंट में बता देना। ऐसी भी लगी हो ना कि जो मैंने बोला कुछ अच्छी बात आपको लगी हो कि ये हाँ कि रचित भाई आप सही बोल रहे हो, तो वो भी आप कमेंट करना कि मेरी क्या बात आपको अच्छी लगी, और कोई बुरी भी लगी हो कि आपने ये चीज गलत बोली या आप इसको और बेटर कर सकते हो अपने अंदर, तो वो भी आप कमेंट करना। क्योंकि यार देखो हमारा काम हम भी सीखने के लिए बैठे हैं, और हमें हमारे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करके हम चाहते हैं कि आप हमसे सीखें। एग्जैक्टली ये पॉडकास्ट का माध्यम ही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उनकी लाइफ से बताएं, उन्होंने किस तरीके से अचीव किया वो बताएं, और उनके जो एक्सपीरियंसेस है नए नए, और जो उन्होंने अब तक इस लाइफ तक इतने साल तक सीखा है उसके बारे में बताया। तो वो हमने बखूबी बताया है अभी जितना बताया है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट पॉडकास्ट में ऐसे ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रचित। मिलते हैं भाई, चलो।